ठीक। अब वो कहा गया, जैसे कहिए अखिलेश जी ने कहा कि हम सड़क बनाएंगे। अब सड़क के नाम पे आप रोड़ी बजरी बस डाल दिए, टारकुल गिरा दिए, बारिश आई, नदियां सब पानी हो गई, सड़कें पूरी पानी हो गई, तो क्या फायदा? डिफरेंस तो होना चाहिए ना भाई। अब जैसे मान लीजिए एक गंवार इंसान है, वो तो भाई नहीं जानेगा ना वैल्यू, हमें कैसे लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी है, वो तो नहीं जानेगा ना, मगर एक पढ़ा लिखा इंसान जानेगा। हाँ, बात है कि जातिवाद करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं। मुझे तो कभी, मैं भी न्यूज़ चैनल कभी कभी देखती हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता है क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन हमें क्लास में उपस्थित होना चाहिए। तो आखिर में युवा पीढ़ी ये बोल रही है कि मतलब मुझे बेरोजगार, आखिर में गवर्नमेंट हमें आके क्या बोला जाए। वो कुछ भी बोल देते हैं, उनको मतलब ग्रेजुएट कैसे पढ़े लिखे उनको हम बोले भाषण में। क्या कह रहे हैं भैया? लड़कियां उनको प्यार से पप्पू कहती है, इसलिए। इस वक्त हमारी चुनावी चक्का संत कबीर नगर में पहुंच गई है। संत कबीर नगर के हीरा लाल रामनिवास डिग्री कॉलेज में पीछे कुछ युवा हैं, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं। जानने का प्रयास करें किन मुद्दों को लेकर इस बार प्रधानमंत्री चुनेंगे और आखिरकार क्या मुद्दा है इन लोग का। क्या लगता है, क्या मुद्दा है? मुद्दा भैया मुझे नहीं पता, क्या ही बताए। किसको पता है? आपको नहीं पता है तो इधर आइए भैया, इधर तो आइए। इनको पता है क्या मुद्दा है? मुद्दा जी, क्या मुद्दा है? बीजेपी का विरोध क्यों भाई? बीजेपी का विरोध नहीं होना चाहिए। कारण बीजेपी, आप देखिए आजकल जितनी भी सारी सुविधाएं मिली हैं बीजेपी की वजह से ही तो मिली हैं। जी, क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? पढ़ाई में वृद्धि हुई है, पढ़ाई में वृद्धि हुई है। देश में जितने भी केस हो रहे हैं, जैसे रेप वगैरह कम हो गया है, रेप वगैरह जितना भी हो चुका है, उसका जितने गुंडागर्दी थी वो कम हो चुकी है। अब आपको क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए आपको क्या चाहिए बताइए, आपको क्या चाहिए? युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। मैनिफेस्टो में वो तो पहले ही भटकता था, वो तो पहले ही भटकता था। जी, 2 करोड़ रोजगार क्या जुमला था वो? 2 करोड़ वो जुमला था। जैसे अब जैसे बीजेपी को बस आप एक टारगेट बना के रखें, ये हर कोई लालच देता है कि हम ये ले आएंगे, हम वो ले आएंगे, लेकिन करता कुछ नहीं है कोई भी। लेकिन बीजेपी अगर कहती है कि हाँ अगर 50% कुछ काम कही तो उसमें से 40% वो काम करती है, क्योंकि अगर ये चीज़ वो काम नहीं कहेगी, वो कहेगी नहीं ऐसा कुछ, तो अब ये कह दीजिए कि अब हमने कहा कि हम बनाएंगे सड़क, ठीक है, हाँ सरकार बनने के बाद हम बनाएंगे सड़क, ठीक। अब वो कहा गया, जैसे कहिए अखिलेश जी ने कहा कि हम सड़क बनाएंगे। अब सड़क के नाम पे आप रोड़ी बजरी बस डाल दिए, टारकुल गिरा दिए, बारिश आई, नदियां सब पानी हो गई, सड़कें पूरी पानी हो गई, तो क्या फायदा बताइए ऐसी सड़कों का। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जैसे जब से बीजेपी आई है, नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तो ऐसा कोई भी काम आप देखेंगे तो गुंडागर्दी, छोटे जो बच्चे हैं वो भी गुंडागर्दी करना बंद कर दिए हैं। जी हाँ, और जो भी पढ़ाई, जो इतने पढ़ाई वाले थे, जितने बच्चे थे सोचते थे कि पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है उन लोग का, लेकिन वो भी अब पढ़ना शुरू कर दिए हैं। वो भी किनकी बदौलत? नरेंद्र मोदी जी के बदौलत। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो पढ़ लिख के क्या फायदा है? कम से कम एक वैल्यू तो होगी, एक अच्छा इंसान तो बनेगा वो, उसको तो नॉलेज तो होगी। हाँ, एक गंवार इंसान में और एक पढ़े लिखे इंसान में आपको डिफरेंस नहीं पता है? डिफरेंस तो होना चाहिए ना भाई। अब जैसे मान लीजिए एक गंवार इंसान है, वो तो भाई नहीं जानेगा ना वैल्यू, हमें कैसे लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी है, वो तो नहीं जानेगा ना, मगर एक पढ़ा लिखा इंसान जानेगा। हाँ, बात है कि नहीं है बताइए? पढ़ा लिखा इंसान जानेगा, एक गंवार इंसान नहीं जानेगा। वो तो बस वो तो राह चलती किसी भी लड़की को बोल देगा, कुछ भी कह देगा, मगर एक पढ़ा लिखा इंसान जानेगा, वो जानेगा, उसके अंदर एक नॉलेज होगी कि नहीं अगर मैं उसको छेड़ता हूँ तो मेरे साथ क्या होगा। जरूरी नहीं नौकरियों से घर चले। आप काबिल रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, कहीं भी नौकरी कर लेंगे, कुछ भी करके अपना घर चला लेंगे। आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो दर दर भटकेंगे, एक ही अपने घर में रहकर कुछ नहीं कर पाएंगे। पढ़े लिखे रहेंगे, पढ़े लिखो की कहीं भी हर जगह दुनिया में कहीं भी जाएंगे, कहीं से भी अपना पेट वो चला लेंगे, लेकिन जो कहीं भी जरूरी नहीं है कि बस हाँ हमको सरकारी नौकरी मिलेगी, हमको मिलेगा तो भाई हम घर चलाएंगे। लेकिन ऐसा जो पढ़े लिखे हैं वो कहीं भी रहेगा, वो अपना कोचिंग करके या कोई ऐसा काम करके अपने नॉलेज के दम पे वो कहीं भी अपना पेट पाल सकते हैं, अपने और अपने चाहने वालों का पेट वो जरूर चला लेंगे, इतना वो दम रखते हैं। संत कबीर नगर का पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है? संत कबीर नगर का कि आप देख लीजिए, संत कबीर नगर पहले कैसा था, अब कैसा हो चुका है, आप खुद देख लीजिए। कितने कारखाने लगे? कारखाने तो फिलहाल हमें उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना मैं अपने एक स्टूडेंट के होने पे मैं देख पा रहा हूँ, जितनी चेंजेस हो पा रहा हूँ, काफ़ी चेंजेस हुए हैं। हाँ जी, मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ जी रहा हूँ, लेकिन जितना मैं देख सकता हूँ उसके हिसाब से काफ़ी कुछ चेंजेस हुई हैं। क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे? शिक्षित, हमारे यहाँ जैसे शिक्षित किसान अशिक्षित किसान में दोनों में बड़ा अंतर है। अच्छा, मान लीजिए आप अशिक्षित किसान हैं,
आप कहीं जा रहे हैं, अगर कोई रोड पे पड़ा तो आपको उसका प्राथमिक उपचार कैसे करना ये नहीं पता। बट अगर वहाँ पे 10 बीमार पड़े हैं, आप शिक्षित किसान हैं, तो आप अकेले मदद कर सकते हैं उनकी। हर चीज़ में शिक्षा भी करना चाहिए। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप नौकरी ही पाइए, शिक्षा का मतलब ये है कि आप शिक्षित होइए और अपने समाज को भी शिक्षित बनाइए। आप बताइए, आपकी रोजगार में ये नहीं कि आप पढ़ के नौकरी करोगे ना, आप पढ़ के स्टार्टअप भी कर सकते हो। और ये अलग बात है कि कांग्रेस के समय से अब तक महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। आप बताइए, आज से 15 साल पहले पेट्रोल का क्या दाम था आप जब गाड़ी चलाते थे? आप बताइए। 60-65 60-65। अब प्रेजेंट टाइम में क्या है? 90-95। प्रेजेंट टाइम में पेट्रोल भैया 99 रुपया सादा और 103 रुपये स्पीड। अब आप बताइए महंगाई दर में कितनी वृद्धि हुई है। अब बिहार का ही ले लीजिए, हाल ही में जो चुनाव हुए हैं बिहार में। अच्छा। लालू जी के समय में जब लालू जी रेल मंत्री थे तो उन्होंने 9000 करोड़ रुपए प्रॉफिट ला करके केंद्र में दिया। अच्छा। तब में टिकट क्या था, एक्यूरेसी रेट तो मुझको नहीं पता, बट तब के और अब के समय में रेट में 4% मतलब 400% टोटल हुआ है वृद्धि। आप बताइए महंगाई कहाँ जाएगी? आप बताइए, आपका इनकम ऑफ सोर्स बढ़ा है? नहीं। अच्छा, आय दुगनी हुई है क्या? आय दुगनी, क्योंकि हमारे मोदी जी ने मैनिफेस्टो में कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। जी किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो तो उन्होंने मुआवजा दिया भी था काफ़ी। आजकल ऐसा देख रहे हैं आप कि आजकल ऐसे गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो आए दिन फसलें जलती रहती हैं। जी, तो जैसे ही फसलें जलती हैं तो वहाँ के जितने भी मतलब जो उस गांव के जो भी प्रधान हैं, जो भी हैं, वो तो एक अर्जी डालते हैं कि भाई हमें मुआवजा चाहिए। तो आए दिन या फिर एक हफ्ते या एक महीने में उनको मुआवजा उनका मिल जाता है फसलों का। तो आय दुगनी ना हो, मगर कहीं ना कहीं किसानों के लिए मोदी जी काफ़ी सारा काम किए हैं। किसानों के लिए नहर खुलवा दिए हैं ताकि वो अच्छे से खेती बाड़ी कर सकें। जी जी बिल्कुल भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि आय दुगनी करेंगे, जो चीज़ें उन लोग की 50 रुपए में बिकती थी वो उनकी 100 रुपया में बिकेगी। जैसे कि अगर आप जो लिखा है वो होने लगे। अच्छा। जी, तो देश अब अमेरिका को भी पिछाड़ देगा। अच्छा। अपना जो भारत देश है वो अमेरिका को भी पिछाड़ देगा, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए जुमलेबाजी तो नहीं है। जुमलेबाजी तो हर कोई करता है। अच्छा। उसमें कोई कहने की कौन नहीं करता है, वो हर कोई करता है। लेकिन बात ये है कि उसमें से खड़ा कौन उतरता है। उसके बोलने का तरीका नहीं है। अच्छा। जुमले तो हर कोई करता है, हर कोई करता है और काफी हद तक करता है। एक होता है फेंकना और एक होता है हद से ज्यादा फेंकना। फेंकना ठीक है, लेकिन अगर आप हद से ज्यादा फेंकेंगे तो आपकी माँ बहन पार्टियों की हो ही जाएगी। आप कर देख सकते हैं, बाकी पार्टियां देख सकते हैं और बीजेपी देख सकते हैं। आप कंपैरिजन साफ देख सकते हैं। राहुल गांधी, आप एक युवा हैं, राहुल गांधी भी युवा हैं, क्या लगता है वो आएंगे तो और विकास होगा? नहीं होगा। कारण ये है कि उनको यही नहीं पता है भाषण क्या दिया जाए। अच्छा। क्या बोला जाए। अच्छा। वो कुछ भी बोल देते हैं। उनको मतलब कैसे पढ़े लिखे उनको हम बोले भाषण में। क्या कह रहे हैं भैया? लड़कियां उनको प्यार से पप्पू कहती है, इसलिए नहीं कहते क्या कह रहे थे? भैया उनको बोलने की तरीका नहीं है पहली बात तो। अच्छा। वो बोले कि मैं युवा हूँ। युवा एक होता है जो भी कोई चीज बोलेगा तो सोच के बोलेगा। वो पता नहीं जो भी बोलते हैं उस पर मीम बन जाता है। अच्छा। हाँ, कुछ भी बोल देते हैं। पर वो इसलिए वो भारत वो वाली तो बात नहीं कर रहे हैं। अरे भैया वो भारत के भविष्य सही है नहीं, वो आएंगे तो मेरा भारत बर्बाद हो जाएगा। जो इतना ग्रोथ किया है, इतना ग्रोथ जो किया वो सब पीछे हो जाएगा। फिर से कोयला घोटाला होगा, पता नहीं क्या क्या घोटाला करेंगे। सब अपने घर में ले जाके रख देंगे। अच्छा। अपने परिवार को बढ़ाएंगे। सत्ता में उनकी परिवार ही रहेगी सिर्फ। यहाँ मोदी जी हैं, उनका परिवार कोई नहीं है। अच्छा। वो सिर्फ देश के जो बच्चे हैं, लोग हैं, उनकी परिवार वही है। लेकिन इनका परिवार नहीं, लेकिन विपक्षी इनको कहता है कि ये जातिवाद करते हैं। कोई जातिवाद नहीं है। मोदी जी क्या है बताइए? किसके साथ जातिवाद कर रहे हैं? अच्छा। सबको तो अपने पार्टी में रखे हैं। सबका सुनवाई हो रहा है। जहाँ नहीं तुरंत कुछ भी कांड कुछ भी हुआ, जो भी मोदी जी ये नहीं देख रहे हैं कौन ठाकुर है, कौन ब्राह्मण है। सबके ऊपर कार्रवाई हो रहा है। कौन यादव है, सबके साथ कार्रवाई हो रहा है। सबका देखिए, जो गुंडे थे, माफिया थे, इनकाउंटर हुआ। अच्छा। एक ही जाति का तो थोड़ी हुआ। सब ठाकुर ब्राह्मण यादव जो भूमिहार कुछ सबके तो हुई। जातिवाद इसको थोड़ी कहते हैं। अच्छा। एक विपक्षी जो है वो मतलब जातिवाद सिर्फ एक ही लोग करते हैं, अखिलेश यादव करते हैं। अच्छा। ये साफ एक युवा बोल रहा है, अखिलेश यादव जातिवाद करते हैं। और अखिलेश जो भी यहाँ के युवा जो यादव समाज से विलोम करते हैं, सब सिर्फ अखिलेश को ही वोट देते हैं। अच्छा। अखिलेश की वाहवाही करते हैं। लेकिन अखिलेश सिर्फ वो सोचते हैं कि मेरे लिए अखिलेश सब कुछ करेंगे, लेकिन अखिलेश उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। वो सिर्फ अखिलेश पता नाम से, यादव के नाम से वो लोग अखिलेश को वोट देते हैं, जातिवाद करते हैं। और अखिलेश के नाम के पीछे जो टाइटल लगा है यादव, उससे वो लोग सोचते हैं कि
कि मतलब मेरे लिए अखिलेश यादव भैया मेरे लिए कुछ करेंगे, पर उनके लिए नहीं करते हैं, अदर किसी और के लिए करते हैं जो उनको लगता कोई मुझे वही जिताती है, वही एक ही लोग, मतलब एक ही जाति के लोग मुझे जिताते हैं। अब वो मैं बोल नहीं सकता, नहीं तो वो भी जातिवाद हो जाएगा। अब आप समझ ही सकते हैं, पर ये अखिलेश यादव जो है यादव के लिए कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, कई पार्टी महागठबंधन करके बीजेपी पे क्या भारी पड़ेगी? अब देखिए इतने अब चोर चोर मौसेरे भाई। क्यों भैया, जरा मैं बैठ जाऊं, फिर बैठ के बात करते हैं। ये देखिए, जब मान लो परिवार हुआ, अच्छा। कोई सच के मार्ग पे चल रहा है तो उसको सभी लोग कहेंगे कि इसको रहने दो, इसको छोड़े निकल करो। अच्छा, जब लूट घसेट कर लाल घर में ला के धरा जाए तो उससे उन लोगों का मन बढ़ता है, और ये सब यही करते हैं सभी लोग। जब जो चोर हैं सब एक हो गए हैं अच्छा। कि ईमानदार को हटाया जाए। अच्छा, यही है, ईमानदार के विरोध में ईमानदार के विरोध में सब लोग खड़े होते हैं। कोई भी रहे, ईमानदार को भगाना चाहता है, ईमानदार का हरदम इस दुनिया में विरोध होता ही है। और जो ईमानदार है वो भाजपा है। अच्छा, हाँ, सब काम करती है, सबकी सुनती है, सबको जो भी है रोजगार जो ये कहते हैं कि रोजगार नहीं मिले, कहाँ से मिले, इतना जनसंख्या है सबको। अभी तो विदेशों में तो ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट सब सरकार जॉब करते हैं, विदेशों में तो नहीं है। हाँ, सब लोग प्राइवेट करते हैं, सब जाते हैं 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, प्राइवेट 10,000 5,000 जो भी पाते हैं ड्यूटी करते हैं। यहाँ पे सबको सिर्फ सरकारी जॉब ही चाहिए। सब पढ़ रहे हैं, सब नकल मीडियम से पास हो रहे हैं, कहेंगे मैं ग्रेजुएशन में पास किया हूँ, मेरे पास डिग्री है। क्या डिग्री है? सब जब कमा रहे हो दिल्ली मुंबई में, आके यहाँ पेपर जब दे हो रहा है 5,000 दे रहे हो, पास हो जा रहे हो, कैसे मतलब नौकरी सब पाएंगे? सब तो यहाँ पे सब तो बैठे हैं पास हो के। कोई बिजनेस करो, जरूरी थोड़ी है नौकरियों से ही घर चलेगा। कितना मिल जाएगा? पढ़ लिख के जिंदगी भर मरो, 5 साल 10 साल नौकरी करोगे, उसमें तुम्हारा घर क्या चलेगा? वही शुरू से अपने जिंदगी में जो पढ़ रहे हो, अपने 18 साल की उम्र के बाद से बिजनेस में घुसो। बिजनेस में तो बहुत पैसा है, नौकरी से ज्यादा पैसा है। पूंजी कहाँ से आएगी? उसके लिए बिजनेस के लिए पूंजी नहीं, पूंजी लगाने के लिए एक धीरे छोटी भी पूंजी तो इकट्ठा होनी पड़ी, कहाँ से लाएगा? एक नहीं, गरीब वर्ग का युवा पूंजी कहाँ से लाएगा? आप बताइए। आज के जमाना में कोई गरीब नहीं है, सबके पास। कौन से गरीब के घर पे सिलेंडर नहीं जल रहा? कौन से गरीब के घर पे बाइक नहीं है? बताओ। नहीं, किसी भी गरीब के लिए। अभी आप यहाँ से पिछड़े क्षेत्रों में चले जाइए, उसका जैसे क्षेत्रों में अब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला व्यापार कैसे करेगा? उसके लिए पूंजी चाहिए। एक झुग्गी झोपड़ी वाले के घर पे साइकिल है तो कहाँ से 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए? स्टार्टअप के लिए मोदी जी पैसा दे रहे हैं 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए तो उसके लिए उनको विदाउट सिक्योरिटी दे रहे हैं, विदाउट सिक्योरिटी। मान लीजिए व्यापार है, व्यापार में हानि और लाभ लगा रहता है, अगर उसके बिजनेस में घाटा हो गया, उसका बिजनेस डूब गया, तो कहाँ से देगा? उसके बाद तो उस गरीब के खिलाफ FIR होगी, धोखाधड़ी की FIR होगी, पैसा नहीं दे पाया, फराड बनेगा वो। छोड़े मुद्दे की बात पे। ये बताइए, आप लोग एक युवा हैं, इतना पेपर लीक हो रहा है देश में, वो भी बीजेपी सरकार में। तो अभी एक बात बताइए, हाल ही में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ है, कम से कम 60 लाख युवा पेपर परीक्षा फार्म भरे थे, अब भर्ती कितनी थी? 60,000 62,000। मिनिमम आप रेशियो देखिए, कितना बेरोजगार हमारे यहाँ बढ़ गया है। अच्छा, तो पेपर लीक करा दिया जाए? पेपर लीक करा दिया जाए, मैंने तो ये कहा नहीं। पेपर लीक ना हो, इस पे ध्यान दिया जाए कि अगर भर्ती निकल रही तो उतने पे भर्ती का पेपर भी तो करवाएं। जितना पेपर निकल रहा है सब लीक हो जा रहा है, आखिर क्या कर रही है सरकार? आप लोग भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप लोग से। हम लोग भाजपा का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग भाजपा के विचार का सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, रोजगार तो दे रही है, पेपर लीक भाजपा तो ये नहीं करेगी पेपर जाके हम लीक कर दे रहे हैं। लेकिन इनके सरकार में तो लीक हो रहा है, देख रेख में तो लीक हो रहा है। मोदी जी नहीं जाकर कहीं देखेंगे। अच्छा। इतने अधिकारी हैं, कोई भी है, आजकल घूस सब ले लेकर कहीं ना कहीं से पैसा पा रहे हैं, कुछ ना कुछ 3-5 कर रहे हैं। अच्छा, तो पेपर जरूरी नहीं मोदी जी थोड़ी लीक करा रहे हैं, इतने लोग हैं। 1-2 पेपर नहीं, RO, UPP, फिर उसके बाद आपका BPSC, ये सारे लीक हो रहे हैं बीजेपी सरकार में। पेपर लीक हो रहा है तो उसमें से मोदी जी जिम्मेदार कैसे हुए? हाँ, लेकिन इनके सत्ता में तो हो रहा है। सत्ता में हो रहा है तो बताइए, अगर मैं एक लीडर हूँ, ठीक है, मेरे नीचे अगर कोई काम कर रहा है, अगर वो बेईमानी कर रहा है, तो मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगेगा? आप खुद बताइए। उस पर्टिकुलर उसके जो हमारे नीचे काम कर रहा है उसकी गलती है ना, क्योंकि भाई पैसे पे तो हर कोई बिक जाता है। अभी कोई 20 लाख ला के देगा, आपको ही 20 लाख ला के देगा एक पेपर लीक करने के लिए, तो आप तो बस यही सोचेंगे कि हाँ भाई मुझे 20 लाख मिला है, चलिए लीक कर देते हैं। कोई नहीं जानेगा वो।
फिर क्या होगा जब पेपर लीक हो जाएगा तो सब लोग किसको ब्लेम करेंगे? मोदी जी ने पेपर लीक करवा दिया, मोदी जी ने पेपर लीक करवा दिया। लेकिन ऐसी ये पुलिस का पेपर लीक हुआ है, सरकार बोली तो है कि आपका कोई फीस नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, फिर से पेपर होने वाली है। पेपर हो रहा है, लेकिन समय तो युवाओं का बर्बाद हो रहा है। बर्बाद क्या हो रहा है? अब जब एक बार पेपर लीक हो जा रही है तो सरकार ऐसे तो सबको नहीं भर लेगी। इतने लोग पेपर दिए हैं, मान लीजिए 60,000 लोग, 62,000 बच्चों को मतलब लेना है जॉब के लिए, पर वो लोग को कहाँ से भरेंगे जब सभी पास हो जाएंगे? किसको छाटेंगे? तो पेपर लीक हो गया तो उसको निरस्त करना ही पड़ेगा। वो क्या ही कर सकते हैं। फिर से पेपर होगा, प्रशासन उस पर निगाह रखेगी कि आइंदा से निगाह मतलब पेपर ना लीक हो। पेपर ना लीक हो। चलिए आप लोग से थोड़ा अलविदा लेते हैं, आप लोग भी काम कीजिए। बच्ची है, क्या बच्चा इस बार क्या मूड है, क्या मुद्दा है? मुद्दा कोई होगा वोट देने का, वोट दोगी? नो, मेरी एज नहीं है। एज नहीं है, लेकिन क्या क्या मुद्दा हो सकता है इस बार? मेरी फैमिली वोटी तो करेगी, तो ये तो है कि बीजेपी को ही वोट देगी और बीजेपी हमारी 400 के पार जाएगी। अच्छा, Yes. कारण क्या है? कारण क्या है, बीजेपी सरकार में जो हमारी व्यवस्थाएं हुई है शिक्षा व्यवस्था को लेके वो सुदृढ़ हुई है और हमारे वहाँ बुजुर्ग जो पीढ़ी थी अगर उनकी संतानें जो थी मतलब उनको उस हिसाब से देखभाल नहीं कर पाती थी तो क्या उन्हें क्या होता है कि उन्हें किसानों को 2,000 रुपये मंथली मतलब 6 मंथ पे या 3 मंथ पे मिल रहे हैं, मतलब 6,000 रुपीज़ उन्हें 1 ईयर पे मिल रहे हैं। बुजुर्गों को कुछ पेंशन मिल रहे हैं, लोगों को और हमारी युवा पीढ़ी को भी तो स्कॉलरशिप मिल ही रही है। तो आखिर में क्या मतलब ऐसा क्यों, मतलब मैं यही मानती हूँ कि बीजेपी को ही वोट देना है। ये सारी स्कीम और भी पार्टियों में तो थी जब कांग्रेस थी यस थी, बट जो बीजेपी में है जो चीज़ वो और किसी पार्टियों में नहीं थी। जैसे कुछ बताइए क्या बीजेपी में? बीजेपी की जो विचार है अच्छा, वो विचारों को लेके और जो ये है कि बीजेपी हर रिलीजियन को, हर कास्ट को एक तरह देख रही है। अच्छा। देखिए ना वो जो हमारे अखिलेश जी थे वो क्या करते थे, सिर्फ यादव लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे, लेकिन एक हमारी जो बीजेपी सरकार है वो चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे जो भी हो, उनको सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन विपक्ष तो कहती है कि मोदी जी आपके जातिवाद करते हैं, जाति की राजनीति अच्छा, करते हैं। मुझे तो कभी, मैं भी न्यूज़ चैनल कभी कभी देखती हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता है क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं किस हिसाब से मानूँ कि वो जातिवाद करती है। आखिर में जो मुस्लिम रिलीजियन के लोग हैं, महिलाओं को कितने 3 तलाक से छुटकारा मिला और कई चीज़ ऐसी थी जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। और क्या है, हर बच्चियों को आज हमारी जो समाज में है, बच्चियाँ लड़कियाँ जो हैं, लड़कियों को जो चीज़ मिल रहा है क्या इसके पहले मिला था? मतलब लड़कियां बिना डरे, या जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो था मोदी जी का, उसकी वजह से कई फैमिली जो है बेटियों को आगे बढ़ाने में जुट चुकी है। बच्चों को मतलब क्या था कि पहले के समाज में लड़कों को वो अहमियत दिया जाता था, लेकिन जब से हमारे मोदी जी आए उन्होंने बेटी को आगे बढ़ाने की, उनके अगर समय में देखा जाए तो इस समय अधिकतर क्षेत्रों में हमारी लड़कियां ही हैं। अच्छा, मैनिफेस्टो में मोदी जी ने एक बात कही थी, महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे, लेकिन ऐसी कोई सर, अगर मेरा माना जाए तो महिलाओं को क्यों आरक्षण मिलना चाहिए? हर इंसान एक बराबर होता है। अगर एजुकेशन के मामले में है तो उतना ही लड़कियां भी पढ़ाई करती हैं, उतना ही एक लड़का भी पढ़ाई करता है, तो मुझे आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों इंसान एक माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। तो उनको अगर हमारे माँ बाप आज के समय में दोनों में भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो आखिर में गवर्नमेंट ही क्यों भेदभाव करे? हर इंसान को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। सबके बौद्धिक विकास इतनी है कि अगर वो अच्छे से पढ़ाई को जोड़ दे रहा है, अच्छे से मन लगा के मतलब उस पर ध्यान दे रहा, तो वो उस जॉब को या मतलब उस पढ़ाई को निकाल सकता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे जो हूँ। और हमारी जो युवा पीढ़ी है, मेरा मानना है कि युवा पीढ़ी अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारती है। कैसे?
हमारे विद्यालय में हर क्लासेस चलती है। क्लासेस में क्या होता है कि बच्चे क्लासेस को बंक करते हैं। हमारे जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स तो पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन आखिर में बच्चों को भी तो इतना होना चाहिए ना कि हमारे जो टीचर से पढ़ाया जा रहा है तो हमें क्लास में उपस्थित होना चाहिए। तो आखिर में युवा पीढ़ी ये बोल रही है कि मतलब मुझे बेरोजगार, आखिर में गवर्नमेंट हमें आके मुझे बेरोजगारी से नहीं बचाने वाली है ना। उस पर तो मैं खुद जब वर्क करूँगी तब तो बेरोजगारी को ख़त्म किया जा सकता है। जो सरकार है मुझे अनाज दे सकती है, लेकिन मुझे निवाला नहीं डाल सकती है। अच्छा, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था मोदी जी ने, उसमें से आधा भी नहीं पूरा हुआ। सर, मोदी जी ने रोजगार का वादा किया, क्या किया इसके बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, बट अगर बात की जाए तो हमें किसी भी बेरोजगार या किसी भी वर्ग को काम करने के लिए खुद आगे बढ़ना होगा। हमें गवर्नमेंट आके नहीं देगी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इतना पता है कि टीचर्स कितना भी पढ़ा दे, बिना अगर मैं उस चीज़ को ना रिवाइज करूँ, उस चीज़ की और मतलब मैं स्टडी ना करूँ, तो मैं चीज़ भूल जाती हूँ, उस पर मैं आगे वर्क नहीं कर सकती हूँ। तो सेम वही सिचुएशंस है कि सरकार तो मुझे कुछ मेरी हेल्प करने को तो रेडी है ना, लेकिन उसके लिए कदम मुझे आगे उठाने पड़ेंगे। तो मेरा विचार यही कहता है कि हमारी गवर्नमेंट में कोई दोष नहीं है, और अवगुण तो हर इंसान में होती है, अवगुण मुझ में भी है, हर इंसान में है। तो हमारे कुछ ऐसे होंगे। अब क्या है कि कुछ लोग होते हैं जनरल पे, या जो होती है ओबीसी एजुकेशन व्यवस्था को लेके, कि जनरल की जो होती है, मैं जनरल से बिलोंग करती हूँ, तो मैं इस पर कोई वो नहीं करती कि मतलब जनरल को, ओबीसी को ये चीज़ वो चीज़, मतलब कि जनरल लोगों को 98% मार्क्स रहेंगे तब यहाँ एडमिशन होगा, ओबीसी का 70% होगा तो, एससी का 30% होगा तो, और जो मतलब वो होते हैं मतलब वन से रिलेट करते हैं उनका 5% होगा तो भी उनको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। बट क्या है कि अगर माना जाए, मैं एक इस पे थोड़ा सा वो होती हूँ कि एजुकेशन के मामले में कि थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हर बच्चों को एक समान देखा जाए। जैसे मैं अभी कहीं कुछ टाइम पहले कि महिलाओं को या मतलब लड़कों को एक तरह से मतलब आरक्षण किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सेम वही इसमें भी करना चाहिए। लेकिन किया जाता है कि अगर ये चीज़ वो बंद करते हैं तो उनकी वोटिंग की जो है तो वो कम हो जाएगी। तो भाई को कुछ फ़ायदे के लिए कुछ नुकसान। इतना पेपर लीक हो रहा है, युवा प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है। सर, पेपर प्रयास तो कर रहे हैं, मतलब लीक हो रहे हैं पेपर, तो हमारी वो गवर्नमेंट आके लीक नहीं कर रही है। हमारी जो गवर्नमेंट सरकार है वो जगह जगह पे लीक तो नहीं कर रही है ना। वो गलती किसकी, हमारी युवा पीढ़ी की है। कुछ वो कहा जाता है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है, तो सेम वही कंडीशन हमारे साथ भी होते हैं कि कुछ उसमें आखिर में वो जो पेपर लीक्स होती हैं कुछ स्टूडेंट ही तो ले जाते हैं। तो आखिर में वहाँ तो हमारी मोदी सरकार या कोई बीजेपी सरकार से कोई नहीं आता। लेकिन इनके सत्ते में हो रहा है ना ये सत्ता पे। ऐसा क्या पहले नहीं होता था? पहले भी ऐसा होता रहा होगा। तो मैं बीजेपी सरकार का कोई इसमें वो नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? एक युवा हैं वो और पढ़े लिखे हैं। राहुल गांधी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनसे मैं सख्त नफरत करती हूँ। कारण क्या है? कारण क्या है कि मैं वो एक गांधी जी के फैमिली से बिलोंग करते हैं। मुझे ऐसा देखने को, मैं कुछ पुस्तकों को ऐसी पढ़ने की कोशिश की, उस पुस्तकों में ऐसा मिला कि हर जो पहले के क्रांतिवीर थे सबको फांसी के फंदे पे लटकाया गया, कुछ दिन जेल भी भेजा गया, लेकिन मैंने ये कभी नहीं पाया कि गांधी जी को भी कहीं जेल हुआ हो, कभी गांधी जी को भी लाठी मार पड़ी हो। ना गांधी जी को, नेहरू जी के फैमिली से बिलोंग करते हैं वो। नेहरू जी के, बट गांधी जी से रिलेटेड तो थे। नेहरू जी भी वही थे कि नेहरू जी का भी कहीं मुझे ये नहीं सुनने को आता है कि नेहरू जी को भी कहीं पनिश किया गया हो। हर क्रांतिवीरों को फांसी दी गई। आखिर में हमारे जो थे, आज हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था या जो भी माना जाए, आज हमारी अर्थव्यवस्था और उच्च स्तर पे पहुंची होती अगर आज हमारे वल्लभ भाई पटेल, क्या नाम है, देश के पहले प्रधानमंत्री बने होते। वल्लभ भाई पटेल, वोटिंग उनके तरफ ज़्यादा थी, लेकिन आज उनको मिला कि जवाहरलाल नेहरू। और क्या थी, हमारा जो राहुल गांधी थे ना, माना जाए तो आज हमारा जो चल रहा है कि वोटिंग, हाँ मतलब लोग चुनते हैं ना, लेकिन उनका क्या माना जाए, मेरे हिसाब से तो यही लगता था कि वो कहा जाता है ना राजतंत्र, वही चलता आ रहा था।
शुरू से पहले के समय से राजतंत्र, क्योंकि मतलब उसके बाद प्रधानमंत्री के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी वो हुई राष्ट्रपति, फर्स्ट महिला। उसके बाद क्या हुआ कि ज़्यादातर कांग्रेस की सरकारें चली, तो कांग्रेस की सरकार में मैं नहीं थी। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मैं जिस पीढ़ी में हूँ वो पीढ़ी हमारे बीजेपी गवर्नमेंट का है। मैं क्या लगता है इस बार चुनाव लड़ने का कहीं मुद्दा मंदिर तो नहीं है? आखिर में 2 साल में तो मंदिर नहीं था ना, पहले 2 साल पहले तो मंदिर नहीं था। लेकिन मंदिर भी एक ऐसी, आखिर में इस मंदिर को और कोई क्यों नहीं बनवा पाया? हमारे इससे पहले अखिलेश मतलब जो भी थे, तो उसके पहले क्यों मंदिर नहीं बन पाया? 500 वर्ष बाद हमारा मंदिर बना और इस भव्य अलौकिक तरह का मंदिर बना। वहाँ की जो एयरपोर्ट व्यवस्था है या जो व्यवस्था की गई, मैं अभी गई नहीं मंदिर में, बट जो देखने को मिल रहा है, क्या कोई इस तरह से अलौकिक भव्य व्यवस्था कर पाता? नहीं कर पाता। तो मैं मंदिर के तरफ नहीं जा रही कि मंदिर बनवाने से उनको वोटिंग की, वो तो प्रभु श्री राम उनके ऊपर साक्षात है। मैं यही मानती हूँ कि कलयुग के अगर भगवान माना जाए तो वो हमारी बीजेपी सरकार है। चलिए, ये बच्ची है छोटी लेकिन बहुत होशियार है। इतनी चीज़ें हमने आशा नहीं की थी कि इससे इतनी बात हो पाएगी, इतनी चीज़ें बताएगी। लेकिन इन सब चीज़ों पे आप क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी वो तो आने वाला समय बताएगा किसके सर चढ़ेगा ताज, कौन बनेगा इस देश का प्रधानमंत्री और किन मुद्दों को लेकर लोग वोट देंगे। बाकी आपसे आगे मिलते हैं कैमरा पर्सन के साथ। मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।